Assalamu alaikum students. Today we will discuss about our new topic radioisotopes. Radioisotopes और radioactive isotopes. क्या होते हैं रेडियोआइसोटोप्स? बेसिकली हम जानते हैं कि जो एलिमेंट होते हैं, एक न्यूक्लियाई होता है, वो कुदरती तौर पर रेडिएशंस खारिज नहीं करते हैं। ऐसे न्यूक्लियाई जो कुदरती तौर पर खुद ब खुद रेडिएशंस खारिज नहीं करते, उनको हम कहते हैं कैंपस न्यूक्लियाई। और ऐसे न्यूक्लियाई जो खुद रेडिएशंस खारिज करते हैं, जिनमें से रेडिएशंस इमिट होती हैं, उनको हम कहते हैं गैर कैंपस न्यूक्लियाई। अब गैर कैंपस न्यूक्लियाई क्यों करते हैं? बिकॉज वो गैर कैंपस होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, उनमें जो है वो कसरत होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसलिए वो जो है वो उनको रेडिएशंस की फॉर्म में जो है वो इमिट करती हैं। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं, कैंपस न्यूक्लियाई क्या होते हैं। तो डिफाइंस के साथ आपने इनकी एग्जांपल भी देनी है कि ज़्यादातर जो कैंपस न्यूक्लियाई होते हैं उनका एटॉमिक नंबर 1 से 22 तक होता है। जो कैंपस न्यूक्लियाई होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 से 82 तक होता है। और ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो उनको हम कहते हैं अनस्टेबल, गैर कैंपसीर। कैंपसीर कौन से होंगे? जिनका एटॉमिक 1 to 82 तक होगा, उनको हम कहते हैं कैंपसीर, स्टेबल। लेकिन ऐसे न्यूक्लियाई जो 82 से ज़्यादा होंगे, एटॉमिक नंबर उनका 82 से ज़्यादा होगा, उनको हम कहते हैं अनस्टेबल, गैर कैंपसीर। देन जब हम बात करते हैं कि वो रेडिएशंस खारिज करते हैं, तो रेडिएशंस वी आर वेल नोन दैट रेडिएशन जो है वो 3 टाइप्स के हो सकती हैं। अल्फा डी के हो सकता है, गैमा डी के हो सकता है, या फिर हमारे पास गैमा डी के हो सकता है। अल्फ़ा, बीटा, गैमा, या तो अल्फ़ा रेडिएशंस खारिज करेंगी, या बीटा रेडिएशंस खारिज करेंगी, या फिर गैमा रेडिएशंस खारिज करेंगी। यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं 2 तरह के जो हैं वो दिए हुए हैं। 2 तरह के हमारे पास रिएक्शंस लिखे हुए हैं। इन फर्स्ट अगर हम देखें न्यूट्रॉन स्टेबल सोडियम पर अगर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो क्या होगा? वो एक सोडियम रेडियो आइसोटोप बन जाता है और साथ में हमारे पास गैमा रेज जो हैं वो इमिट होती हैं। इसी तरह से जब हम सेकेंड वाली देखते हैं तो हम एल्यूमिनियम के स्टेबल न्यूक्लियाइड अल्फ़ा पार्टिकल की अगर बम्बार्डमेंट करते हैं तो क्या होगा? फास्फोरस का रेडियो आइसोटोप होता है और साथ में न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज़ होता है। देन हम जब यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स देखते हैं, रेडियो आइसोटोप्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इस्तेमाल क्या है, हम इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं या इसका कोई यूज़ है, किस लिए हम जो है वो इसको स्टडी करते हैं? तो रेडियो आइसोटोप्स के बेसिकली हम यहाँ पर 3 जो हैं वो यूजेस पढ़ेंगे, जो मेन जो हैं यूजेस हैं इसके। सबसे पहले हम एज अ ट्रेसर्स देखेंगे, ये ट्रेसर्स के तौर पर किस तरह से यूज़ होते हैं। देन हम मेडिकल फील्ड में देखेंगे, मेडिसिन में किस तरह से यूज़ होता है। देन कार्बन डेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास ट्रेसर्स बेसिकली हम किसको कहते हैं? रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनमें रेडियो आइसोटोप्स की बहुत कम तादाद पाई जाती है। ट्रेसर का मतलब भी होता है लिटिल, मीन्स के रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें रेडियो आइसोटोप की बहुत कम तादाद पाई जाती है, उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स। अब ये रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स जो हैं वो हमारे पास 3 तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। हम इसको मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं इसकी मेडिसिन में, तो मेडिसिन में अगर आप देखें तो हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम मेडिसिन में देखते हैं तो सबसे पहले हमने कहा कि इसको मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं और एग्रीकल्चर। 3 तरह के हमने जो है वो पढ़ने और तीनों टॉपिक्स को अलग अलग जो है वो हम डिफ़ाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम देखते हैं मेडिसिन में, तो मेडिसिन में हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर देख देखते हैं आयोडीन 131 की जब हम बात करते हैं तो आयोडीन 131 क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं हम? आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड में बासानी जो है वो स्टोर हो जाती है और इसकी मदद से हम क्या करते हैं? थायराइड ग्लैंड की मॉनिटरिंग करते हैं। इसके बाद जब हम फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस क्या करता है? जो ब्रेन में ट्यूमर्स बन जाते हैं उनकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए हम जो हैं वो फास्फोरस यूज़ करते हैं। इसी तरह से जब हम देखते हैं इंडस्ट्री में,
इंडस्ट्री में किस तरह से यूज़ करते हैं हम ट्रेसर्स। इंडस्ट्री में एक मशीनरी बिकॉज बहुत बड़ी होती है, उनमें छोटी छोटी जो सुराख होते हैं उनको हम आम आँख से नज़र जो है वो नहीं देख सकते, बिकॉज मशीनरी बहुत बड़ी होती है। अगर आप बहरी जहाज़ देखें तो इतना बड़ा होता है कि हम अगर उसकी कोई भी डिफेक्ट देखना चाह रहे हैं तो उस पूरे बहरी जहाज़ को आम आँख से देखने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, रेडिएशंस जो हैं वो यूज़ करते हैं। अब ये रेडिएशंस क्या करती हैं, उस मशीन का कोई भी अगर डिफेक्टिव पार्ट है तो उसकी बहुत इजीली जो है वो रिकॉग्नाइजेशन हो जाती है। इसी तरह से पाइप्स में जो छोटे सुराख होते हैं उनको भी हम फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन जब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट हमने कहा कि एग्रीकल्चर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर में हम फास्फोरस 32 आप जानते हैं कि ये पौधों की मिकदार, पौधा जो है वो कितनी मिकदार में फास्फोरस खास जज़ब करता है, ये हम फास्फोरस 32 के अकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं कि एक प्लांट को कितनी अमाउंट चाहिए है और इसकी नशोनुमा के लिए, उसको ग्रो करने के लिए फास्फोरस 32 की कितनी अमाउंट जो है वो चाहिए होती है। देन ट्रेसर्स के बाद जब हम बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए हम रेडियो आइसोटोप्स इस्तेमाल करते हैं। उनमें हमारे पास अगर हम बात करें कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के इलाज के लिए हम यूज़ करते हैं, बिकॉज़ ये कोबाल्ट 20 क्या करता है, जो कैंसर ज़्यादा सेल्स होते हैं और ट्यूमर्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए ये हम क्या करते हैं, कोबाल्ट 60 को इस्तेमाल करते हैं और ये जो है वो कैंसर सेल्स, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनके ऊपर जाकर बम्बार्डमेंट की जाती है उन सेल्स के ऊपर और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कार्बन डेटिंग मीन्स कार्बन की अमाउंट के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ की लाइफ कितनी है, वो चीज़ कितनी पुरानी है। और वो कार्बन के थ्रू क्यों करते हैं, बिकॉज़ हम जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन गेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और फिर रेडियो एक्टिव बन जाते हैं। ये सारा प्रोसेस जो वो चलता रहता है। वी आर वेल नोन दैट एटमॉस्फेयर में जो है वो रेडियोएक्टिव कार्बन की अमाउंट जो है वो मौजूद होती है। ज़िंदा पौधे जो हैं वो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और इसलिए जो है वो रेडियो एक्टिव बन जाते हैं। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं तो वो कुछ हद तक जो हैं वो रेडियो एक्टिव बन जाते हैं। जानवर जो हैं जैसे इंसान इन पौधों वगैरह को यूज़ करते हैं एज अ फूड। जब जानवर डेथ कर जाते हैं, जब इंसानों की डेथ हो जाती है, कोई भी एनिमल है वो डाई कर जाता है, तो फिर बिकॉज़ उन्होंने उन प्लांट्स को खाया होता है तो वो भी जो हैं वो रेडियो एक्टिव बन जाते हैं। इस तरह से जब कोई भी जानवर डाई करता है तो रेडियो एक्टिव हो जाता है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसने जो है वो प्लांट को खाया और ये जो है वो फिर जब मर गया तो बाद में क्या हुआ, ये कुछ हद तक जो है वो रेडियो एक्टिव बन गया है। एनिमल्स फीडिंग ऑन वेजिटेटिव एब्जॉर्ब कार्बन 14 व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई। जब ये मर गया तो क्या हुआ, ये भी कुछ हद तक जो है वो रेडियो एक्टिव बन गया है। एनिमल्स फीडिंग ऑन वेजिटेशन एंड एब्जॉर्ब कार्बन 14, जब ये डाई कर गया तो क्या हुआ, इसने कुछ हद तक कार्बन 14 की अमाउंट प्रोड्यूस हो गई। अब फिर क्या होगा, कार्बन 14 मिक्सेस इट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह से हमारे पास बाद में जो है वो जब ये डाई कर जाएगा और उसके बाद जो है वो पूरा प्रोसेस होता रहेगा। देन यहाँ पर कुछ एग्जांपल के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि कार्बन डेटिंग हम किस तरह से करते हैं। जब पौधे मर जाते हैं तो इनमें जो कार्बन 14 की अमाउंट होती है वो टूटना शुरू कर देती है। कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 5730। इसकी जो अमाउंट होती है कार्बन 14 की हाफ लाइफ होती है वो होती है 5730 साल। इसका मतलब है 5730 साल बाद इसकी जो तादाद होती है वो टूटकर आधी हो जाती है। दोबारा जब 5730 साल गुजरेंगे तो वो आधी तादाद में से फिर आधी हो जाएगी। तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है वो किसी भी चीज़ की उम्र का तयन कर सकते हैं, उसकी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ की लाइफ कितनी है। और ज़िंदा पौधे में कार्बन 14 की एक्टिविटी करीबन मुस्तकिल रहती है, जबकि मुर्दा पौधे में इसकी एक्टिविटी मुस्तकिल नहीं होती। लिहाजा साइंसदान कदीम अशिया की एक्टिविटी की पैमाइश के लिए उनकी उम्र का तयन कर सकते हैं।
इसके अलावा जब हम आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो आइसोटॉप्स भी ज़मीनी अशिया के नमूनों की उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो चट्टानें वगैरह होती हैं उनकी भी लाइफ मैयर करने के लिए कि ये पत्थर कितने साल पुराना है, इसकी उम्र कितनी है, उसके लिए भी हम जो है वो रेडियो आइसोटॉप्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम रॉक्स की बात करते हैं तो रॉक्स में पोटाशियम और हमारे पास आर्गोन, इन दो के थ्रू जो है वो हम मैयर करते हैं किसी भी स्टोन की, किसी भी रॉक की लाइफ। पोटाशियम 40 और आर्गोन 40, इन दोनों के थ्रू जो है वो हम देखते हैं कि किसी भी चट्टान की कितनी उम्र है। आर्गोन की जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 2.4 मल्टीप्लाई बाय पावर 8 ईयर्स, इतने साल जो है वो इसकी हाफ लाइफ होती है। तो इन दोनों को जो है वो यूज़ करके हम किसी भी चट्टान की हाफ लाइफ जो है वो मैयर कर सकते हैं। उसकी जो है वो हम देख सकते हैं कितने साल पुराना है, कितनी लाइफ है इसकी, वो सारा हम देख सकते हैं। रेडियो आइसोटॉप्स एंड इट्स यूजेस, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। देन हम जब बात करते हैं फिशन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन क्या होता है? फिशन का मतलब होता है तोड़ना, किसी एक चीज़ को दो पार्टिकल्स में तोड़ना। तो जैसे आप नीचे डायग्राम में भी देख रहे हैं यूरेनियम 235, इसमें एक जो है 235 से एक 236 हो गया, न्यूट्रॉन एक ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास 236 बन गया। और 236 जो है वह जब गैर कंपोजिट था, अनस्टेबल था, तो ये दो जो है वह न्यूक्लियर में चेंज हो गया, क्रिप्टॉन और बेरियम। तो ऐसा अमल जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस, एक भारी न्यूक्लियस टूटकर दो छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन क्या होता है? बेसिकली हमारे पास फिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है, फिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस, जब एक भारी न्यूक्लियस सच एज यूरेनियम 235 सिप्लेट्स और फिशंस टूटता है इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई, दो छोटे पार्टिकल्स में, दो छोटे न्यूक्लियाई में, बाय एब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, जब एक न्यूट्रॉन को जज़ब करेगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले यूरेनियम 235 था, बाद में 236 हो गया। तो क्यों हुआ? क्योंकि इसने न्यूट्रॉन एक एब्जॉर्ब किया है। एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो ये अनस्टेबल बन गई है। अनस्टेबल होने के बाद फ़ौरन जो है ये दो पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा। उसके बाद साथ ही जो है वो 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज़ होंगे और साथ में एनर्जी रिलीज़ होगी। अगर हम देखते हैं यहाँ पर यूरेनियम 236 जो हमारे पास बना था, वो जो है वो एक इंटरमीडिएट स्टेट है। वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए होती है, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती और फ़ौरन ही जो है वो टूट जाती है और हमारे पास दो छोटे पार्टिकल्स बना देती हैं न्यूक्लियाई एक्स और वाई। एक्स और वाई हमारे पास कौन से थे? क्रिप्टॉन और बेरियम। क्रिप्टॉन और बेरियम जो पार्टिकल्स बने थे उनको हम कहते हैं फिशन फ्रेगमेंट्स। 1939 में जो हमारे पास साइंटिस्ट थे ओटो हॉर्न एंड स्ट्रॉसमैन, इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का मुतालिया किया था। 1939 में दो साइंटिस्ट थे ओटो हॉर्न एंड स्ट्रॉसमैन, इन दोनों ने सबसे पहले जो है वह न्यूक्लियर फिशन का मुतालिया किया था, मुशाहिदा किया था। और इस मुशाहिदे में उन्होंने क्या कहा कि यूरेनियम के जो स्लो स्पीड एनर्जी न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको जब यूरेनियम जब स्लो स्पीड न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होगा, करीबन 2 बराबर न्यूक्लियाई के हमारे पास टूटते हैं जो कि बेरियम है और क्रिप्टॉन है। जैसे आप नीचे देखें यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन में तो बेरियम और न्यूट्रॉन, इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो बेरियम और क्रिप्टॉन बने हैं हमारे पास, बेरियम और क्रिप्टॉन। यूरेनियम पहले इसने एक न्यूट्रॉन जज़ब किया, ये बन गया यूरेनियम 236 और जैसे ही यूरेनियम 236 बना ये फ़ौरन से टूट जाएगा बेरियम में और क्रिप्टॉन में और इसके साथ हमारे पास जो है वह 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज़ होंगे। इस प्रोसेस में हमारे पास जो एनर्जी रिलीज़ होती है वह 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और न्यूट्रॉन्स बेसिकली 2.47 जो है वो एवरेज इनकी 2.47 होती है। और अगर हम बात करें एनर्जी रिएक्शन की एनर्जी अमाउंट की तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी रिलीज़ होती है।
अगर हम एग्जांपल देखें तो 1 टन कोयले को जलाने से 3.6 मल्टीप्लाई बाय पावर 10 जॉल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। लेकिन 1 किलोग्राम यूरेनियम को अगर हम करते हैं, तोड़ते हैं, तो उससे 6.7 पावर 11 जॉल एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब है फिशन रिएक्शन में कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। चेन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमने कहा कि इसमें 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। यूरेनियम का पार्टिकल टूटेगा, 2 न्यूक्लियाई बनेंगे और उसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे। अब ये रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड होता रहता है। ये तीनों न्यूट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग दोबारा अलग अलग यूरेनियम के साथ जाके कंबाइन होंगे। वो अलग अलग यूरेनियम फिर टूटेंगे, आगे फिर न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होंगे। तो इस तरह से ये एक चेन की फॉर्म में एक रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता जाता है। तो हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो बहुत लंबा हो जाता है, एक चेन की फॉर्म हो जाता है। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन। जैसे आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि चेन रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पर हमने यूरेनियम को जो है वह न्यूट्रॉन दिया, उसके बाद हमारे पास क्रिप्टॉन बन गया और बेरियम बन गया। क्रिप्टॉन और बेरियम बनने के बाद हमारे पास साथ में 3 न्यूट्रॉन रिलीज़ हुए थे। अब तीनों न्यूट्रॉन जो हैं वो अलग अलग यूरेनियम के पास जाएंगे। तीनों ने फिर जो है वो रिएक्शन कंप्लीट किया, क्रिप्टॉन और बेरियम बना और फिर हमारे पास 3 न्यूट्रॉन बने। इस रिएक्शन के 3 अलग से बने, इसके अलग से बने और इसके अलग से 3 न्यूट्रॉन बने। अब इन तीनों ने फिर से अलग से न्यूट्रॉन के यूरेनियम के पास जाएंगे। ये वाला जो है वो अलग 3 बनाएगा, ये वाला अलग 3, ये अलग न्यूट्रॉन, ये अलग। इस तरह से ये रिएक्शन बहुत लंबा हो जाता है। और अगर ये इतना ज़्यादा प्रोसीड करता जाएगा तो हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन्स की जब बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाती है तो ये ख़तरा होता है कि धमाका वगैरह हो जाए। इसलिए हमें ये चाहिए है कि हम इस चेन रिएक्शन को रोकें, कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करते हैं। चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या करते हैं, उसमें हम न्यूक्लियर रिएक्टर में खुद का कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए फिशन रिएक्शन में खारिज होने वाले जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको बोरॉन या कैडमियम के रोड्स के ज़रिए जज़ब कर लेते हैं। जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स बन रहे होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ताकि वो आगे दूसरे यूरेनियम के साथ जाकर बाइंड ना करें। उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बोरॉन के थ्रू और कैडमियम के थ्रू। देन यहाँ पर जो है वो कुछ हमारे पास न्यूक्लियाई के एटॉमिक नंबर, आइसोटॉप्स, हाफ लाइफ और रेडिएशन लिखी हुई हैं कि कौन से रेडिएशंस खारिज करते हैं, उनकी हाफ लाइफ कितनी है। तो ये आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकते हैं। और जो दूसरा हमने पढ़ा फिशन रिएक्शन वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। देन जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन का वर्ड जो है वह निकला है फ्यूज़ से। फ्यूज़ का मतलब क्या होता है, जुड़ना। मींस के जब दो छोटे न्यूक्लियाई मिलेंगे तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस बनता है, उसको हम कहते हैं इस रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। व्हेन 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियाई द प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इसमें हमारे पास जो न्यूक्लियस का फाइनल मास होता है वो फ्यूजन रिएक्शन में जो नए बनने वाला फाइनल न्यूक्लियाई का मास होता है वो इब्तदाई न्यूक्लियस के मास से बहुत कम होता है। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं हीलियम की। अगर हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 मींस कि ड्यूट्रियम और ट्रिटियम मिलते हैं तो हमारे पास जो है वह एक हीलियम का न्यूक्लियाई बनता है और उसके साथ एक न्यूट्रॉन रिलीज़ होगा और साथ में एनर्जी रिलीज़ होगी। सूरज और जो सितारे होते हैं उनमें मौजूद हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई होते हैं वो भी फ्यूजन रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। सूरज के जो सेंटर का टेम्परेचर होता है वो होता है 20 मिलियन केल्विन। ये आपको एज MCQs भी आ सकता है। और इस रिएक्शन में फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी की अमाउंट वो होती है 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियर रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन ये दोनों जो है वो एज अ सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। आपको एक साथ भी आ सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में क्या फ़र्क है, तो वो आप फिर सेंटर में लाइन लगा के जो है वो करेंगे। इसके बाद जब हम बात करते हैं हज़ार्ड्स ऑफ रेडिएशन एंड सेफ्टी मेजर्स, रेडिएशंस के क्या क्या ख़तरात हैं और हिफाजती तदाबीर क्या हैं। तो रेडिएशंस
आम लाइफ में तो जैसे हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ा था कि हमारे एटमॉस्फेयर में रेडिएशंस की अमाउंट होती है, वो हम बेयर कर सकते हैं, उनको बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन ये रेडिएशन जब एक हद से ज़्यादा हो जाएंगी तो वो हमारे लिए बेयरेबल नहीं होंगी, उनके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। वो क्या नुकसान होते हैं, क्या ख़तरात होते हैं? बीटा और गैमा रेडिएशंस जो हैं वो हमारी स्किन को जला देती हैं, हमारी स्किन को जो है वो नुकसान पहुंचाती हैं और हमारी स्किन जो है वो फिर रेड हो जाती है, रेडिशनेस हो जाती है, ज़ख़म बन जाते हैं उनके ऊपर। इसके बाद जो है वो स्टेरिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। रेडिएशन जो है वो बांझपन का जो है वो सबब बन सकती हैं। देन रेडिएशंस की वजह से हमारी जेनेटिक जो जीन्स होती हैं वो भी इफ़ेक्ट होती हैं। ल्यूकीमिया हो सकती है। ल्यूकीमिया बेसिकली क्या है, खून के कैंसर का बायस बन सकती हैं। ब्लाइंडनेस हो सकती है, हमारी आंखें जो हैं वो उससे ख़राब हो सकती हैं। इसके थ्रू अगर हम देखें तो चेरनोबिल में, रूस में एक मुकाम है चेरनोबिल, वहाँ पर जब न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था तो क्या हुआ था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लोग थे, बहुत ज़्यादा जो आबादी थी, लोगों की तादाद थी, वो बहुत नुकसान उनको उठाना पड़ा। यहाँ तक कि जो चंद मीटर मोटाई की जो कंक्रीट की दीवारें थीं वो भी उनके घर जो हैं वो पिघल गए थे न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से। इन न्यूक्लियर रेडिएशंस को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ एहतियाती तदाबीर करते हैं, कुछ प्रेस्क्रिप्शंस होती हैं, कुछ प्रिकॉशंस होती हैं। वो क्या होती हैं, जब हम रेडिएशंस के सोर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फोर्सेप्स यूज़ करने चाहिए और हमें जो हैं वो ग्लव्स पहनने चाहिए, रबड़ के ग्लव्स यूज़ करने चाहिए और तमाम रेडियो एक्टिव सोर्सेज जो हैं वो लेड के बॉक्स में रखने चाहिए। रेडियो एक्टिव के सोर्स को कभी भी किसी शख्स के फेस की तरफ नहीं करना चाहिए, उनको जो है वो किसी आदमी के सामने नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है रिएक्टिव होती है तो फ़ौरन से कुछ भी हो सकता है। रेडियो एक्टिव तौर पर हमें जो है वो ऐसे इलाके जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जहाँ पर रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे अगर एक जगह धमाका हुआ है तो वहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो हम उस इलाके में जो है वो नहीं जाना चाहिए। तो ये आज हमने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन सारे पढ़े थे, फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन और रेडियो आइसोटॉप्स और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स।